है कौन लास्ट स्थान पे आया? तो बोला गया नितिन अमन के बाद आया, अमित के बाद आया। नितिन किसके बाद आया? अमित के बाद आया। लेकिन सुजाता से बाद नहीं, मतलब सुजाता उसके बाद आई। तो पहले वाले से तो उत्तर नहीं मिला कि अकेले। दूसरे वाले को देखते हैं। रेखा सुजाता के बाद आई है, तो रेखा को यहां लिख लेते हैं सुजाता के बाद। और सुदेश के बाद नहीं, मतलब सुदेश से पहले आई है। तो 6 ही लोग थे भाई, है ना, 6 ही लोग हो गए पूरे। तो अकेले से भी उत्तर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दोनों को मिला दे तो आपको पता चलेगा कि सुदेश जो है वो सबसे बाद में आया है। तो 1 और 2 मिलाकर पर्याप्त, 1 और 2 मिलाकर पर्याप्त बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 30 लड़कियां हैं, मतलब 40 लड़के। पहली 20 रैंक लड़कियों ने हासिल की है और सिर्फ 10 लड़कियों को कोई रैंक नहीं मिली। यानी कि जो रैंकिंग करनी है वो 60 लोगों की करनी है, क्योंकि 10 लड़कियों को कोई रैंक नहीं मिली। तो जब रैंकिंग की बात की जा रही है तो अनूप अंत से, यानी कि लास्ट से 35वें नंबर पर आ रहे हैं। 60 लोगों के हिसाब से अनूप की शुरुआत से रैंक 26 होगी, क्योंकि 26 और 35 जोड़ेंगे तो 61 मिलेगा, 61 नहीं घटाएंगे तो 60 हो जाए। यानी कि अनूप जो है वो शुरू से 26वें नंबर पर है, अंत से 35वें नंबर पर। लेकिन बोला गया है कि शुरू की 20 रैंक लड़कियों ने हासिल की है। तो शुरू की 20 रैंक अगर लड़कियों ने हासिल की है तो 26वें नंबर पर ये है। यानी कि अनूप कक्षा में लड़कों में अनूप का कौन सा स्थान है? अब बाकी कितने लोग बचे? 6 लोग बचे। तो 6 में 6वां स्थान जो है वो अनूप का हो जाएगा। राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर जी, क्या हाल? लॉ वार्न्स दैट डिमांडिंग एंड गिविंग डाउरी इज द बोथ क्राइम। डाउरी डेट्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर। कानून के होने के बावजूद भी दहेज मांगना और देना दोनों अपराध है, फिर भी दहेज हत्याओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। रीजन क्या है? दहेज मांगना और दहेज देना हमारे समाज में एक प्रथा है। क्या ये सही है, या फिर यह अपराध करने वाले लोगों के लिए कानून इतना मजबूत नहीं है? देखिए, दहेज मांगना और दहेज देना हमारे समाज में एक प्रथा थी, अब ये प्रथा नहीं, क्योंकि लोग इसे अब चोरी छुपे करते हैं, इसलिए ये कारण नहीं है। यहां पर अगर आप बात करें तो वो कानून को कमजोर बताने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर होगा दूसरा, यानी कि केवल दूसरा रीजन सही है, पहला वाला सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा तो। ठीक है, वो तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो लॉ के बारे में बात कर रहा है, वो प्रथा के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो लॉ को लेकर के परेशान है कि लॉ होने के बावजूद भी लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो वैसे हम देखते हैं कि ओपनली लोग मांग लेते हैं, आप भी मांगेंगे। समझ में आ गया? अब प्रथा नहीं है। अब अगर आप किसी को दहेज देते या कैसे कानूनन रूप से उसको समाप्त कर दिया, अब समाज में एक्सेप्टेंस है तो क्या कर सकते हैं उसका सोसाइटी में, लेकिन अब वो प्रथा नहीं है। पहले हुआ करती थी, अब नहीं। नहीं, दहेज अलग चीज हो गई, गिफ्ट नहीं है। दहेज अलग चीज है, डाउरी अलग चीज है भाई। इसे करिए, कभी कभी तो पूरी रात काली कर देते हैं। बी से आगे के प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को छोटे लेटर में लिखा जाएगा। मतलब बी के बाद सी को छोड़ेंगे, डी को छोटा लिखेंगे, फिर ई को कैपिटल लिखेंगे, एफ को छोटा लिखेंगे, फिर जी को छोड़ेंगे, एच को स्मॉल लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी आपके इवन पोजीशन लेटर हैं वो सब छोटे लिखे जाएंगे। पूछा गया है मंगलवार से तीसरे दिन। देखिए, मंगलवार से 0 दिन, यानी कि ट्यूसडे से 0 दिन, तो ट्यूसडे ही होगा। 1 डे पे वेडनेसडे होगा, 2 डे पे थर्सडे होगा, और 3 डे पे फ्राइडे होगा। यानी अपने को फ्राइडे लिखना है। अब फ्राइडे अपन कैसे लिखेंगे? फ्राइडे ऐसे लिख लेंगे, ये 6 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 4 है, ये ए है, और ये 25 है। तो जितने भी आपके इवन पोजीशन पर हैं, यानी कि सम स्थानों पर है, वो छोटे लिखे जाएंगे। यानी एफ छोटा लिखा जाएगा, आर छोटा लिखा जाएगा, आई बड़ा लिखा जाएगा, डी को छोटा लिखा जाएगा, ए को बड़ा लिखा जाएगा, और वाई को बड़ा लिखा जाएगा। तो ऐसे कौन सा लिखा जा रहा है? ये वाला लिखा जा रहा है। 2 और 5 ऐड करोगे तो 7 आएगा, साफ साफ दिख रहा है 7 का क्यूब। 4 और 2 ऐड करोगे 6 का क्यूब आ जाएगा। 1 नंबर करेक्ट आंसर है। एन का 14, के का 11, ई का 5 और वाई का 25। आ गया। 5 और 2 जोड़िए कितना आएगा? 7 यहां पर आ जाएगा। 3 और 1 4, ये यहां पर आ जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6। तो यहां पे कैसे आ गया भाई? यहां पे एफ होना चाहिए था, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 5 यहां पर हो जाएगा, के का 2 हो जाएगा। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, ई एफ डी लिख दिया। ई होना चाहिए यहाँ पे एफ होना चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, टी का 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। आर का 18, यानी कि 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का मतलब आई, यहाँ पे बी। तो शुरू में आई है, लास्ट में बी है, 2 ऑप्शन है।
आई का आई ही रहेगा, ई का ई ही रहेगा, जी का जी ही रहेगा, तो आई ई डी आई बी, राइट आंसर इज 4 नंबर करेक्ट। तो 24 से अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आपको 1/2 करना होगा, कितना आ जाएगा 12, 12 -1 करेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 1 का मल्टीप्लाई करिए और 1 घटा दीजिए 10 आ जाएगा। 10 में 1.5 का मल्टीप्लाई करिए और 1 माइनस कर दीजिए। आप देख रहे हैं पहले 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1.5 का, अभी क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई माइनस। 14 दूना 28 माइनस। अब इसके आगे क्या होगा 27 गुणे 2.5 माइनस। तो 27 में 2.5 का गुणा कैसे करें, 27 दूना 54 और 27 का आधा 13.5, तो 5.437 5 67.5 माइनस 1 आंसर आएगा 66.5। क्लियर हो गया। 12 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 2 है, ये 6 है और ये आपका 10 है। अगर देखा जाए तो यहां पर कितना ऐड किया गया है, लग रहा है जैसे यहां पर 12 ऐड किया तो 24 आ गया, और 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, कितना आएगा 36। अगर आप 36 की बात करें तो 36 मतलब 10, तो ये 12 ऐड हो रहा है। तो अगर हम अब इसमें 12 ऐड करेंगे तो बी आएगा। बी किस ऑप्शन में है, केवल केवल इसी ऑप्शन पे है, इसलिए राइट आंसर मार्क हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कर लेंगे, केवल एक ही ऑप्शन पे है इसलिए इसको कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपका 12 ऐड किया गया है, यहाँ पर भी आपका 12 ऐड किया गया है, तो 20 और 12 32 हो रहा है। 32 को आप क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हो। ये तो पता है ना 32 को 6 कैसे लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट आपके केवल 26 होते हैं, तो 32 में 26 माइनस करेंगे यानी कि अगले वाला अल्फाबेट आपका 6 आएगा। यहाँ पर भी 12 ऐड किया गया है, यहाँ पर भी 12 ऐड किया गया है, 12 ऐड करने पर 28 हो रहा है। यहाँ पर अगर आप 12 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, यानी NRV आएगा 12 6 18। क्लियर, लेक्चर नहीं देखेगा ना। चलिए पहला प्रश्न ये था, हम लोग यहीं पर बात कर रहे थे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये है W, W की वैल्यू कितनी होती है 23, T का 20 और Q का 70। लॉजिक ये था कि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 43 आएगा, और 43 में अगर आप 26 माइनस कर दें तो ये कितना बनता है 17 बनता है। इसलिए इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके ये बनाया गया। यहां पर W की वैल्यू 23, U की 21, आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 44। अब 44 में अगर आप माइनस करें, क्या माइनस करें 26, तो मुझे नहीं लगता कि आपका 20 आने वाला है ना, तब आपका 18 आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। M का वैल्यू 13, J का कितना हो गया 10, J का कितना हो गया 10, 10 और 13 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, यानी कि वो W की वैल्यू हो जाएगी। S का वैल्यू 19, P का 16, 1916 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 में 26 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 की जगह I लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सवाल एकदम पूरी तरीके से समझ में आ गया। BA हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, नीलम कुमारी ए, चंदन कुमार ए, निखिल कुमार बी, आनंद बिहारी ए। मैक्सिमम बच्चे का आंसर जो आ रहा है या तो ए आ रहा है या तो बी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सही है। बी, अक्षय कुमार बी नंबर। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी के सभी गलत हो, आप लोग सभी के सभी गलत हो, बधाई हो। चलिए फिर मैं बताता हूं ये क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए एक कार जो है सो रेस दौड़ स्टार्ट की उत्तर पूर्व दिशा में, अब उसके बाद वहां से वो वक्राकार घूम रही है और 3/4 भाग, तो 3/4 भाग का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं, अगर वो दाएं तरफ टर्न ली है, अगर वो दाएं तरफ टर्न ली है तो 3/4 भाग का मतलब यहां आ गई। अब यहां से रोड सीधी हो गई, अब यहां से रोड सीधी हो गई इधर कि इधर, कुछ पता है नहीं। एक तो ये कंफ्यूजन है कि वो दाएं मुड़ी या बाएं मुड़ी, अगर वो दाएं मुड़ी तो इसका मतलब इस पोजीशन पे है, लेकिन यहां से बाएं मुड़ेगी अगर वो, तो 1/4 भाग तब यहां पर आ जाएगा। मतलब दोनों सिचुएशन बन रहा है। अब फिर यहां से सीधी हुई, एक तो बाएं मुड़ी है कि दाएं मुड़ी है, क्वेश्चन में वो कंफर्म नहीं किया है। और दूसरा चीज कि चलो ठीक है, कार यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई, यहां से रोड सीधी हुई, तो रोड सीधी हुई तो उत्तर की तरफ की पश्चिम की तरफ डायरेक्शन का कुछ क्लियर नहीं किया है, तो आंसर करेंगे इनसफिशिएंट डाटा, अपर्याप्त डाटा। आंसर जो इसका सी डी ई एफ और जी एक लाइन में खड़े हैं। कितने लड़के हैं 7 लड़के एक लाइन में खड़े हैं। कभी भी 7 लाइन नहीं खींचना है, ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्या कह रहा है, जी जो है ए और ई के बीच में बैठे हैं। तो अगर आप लाइन, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लाइन नहीं भी खींचते हैं तो कोई बात नहीं, लाइन अगर आप नहीं भी खींचते हैं तो कोई बात नहीं, यही से विश्वास कह रहा है कि जी ए और ई के बीच में। अच्छा एक बात बताइए, जी कहां पर है, तो ए और ई के बीच में। अब आप कहिएगा सर का है जी अगर ए और ई के बीच में है तब तो सर ई भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जी कहां पर है, तो ए और ई के बीच में। तो जी कहां पर है, तो ए और ई के बीच में। अब कह रहा है कि एफ और ए के बीच में एक लड़का है। अब एफ और ए के बीच में एक लड़का है तब तो यही ना होगा, इस डायग्राम में एफ यहां पर होगा, तो एफ और ए के बीच में कितना लड़का है, एक लड़का, लेकिन वो लड़का कौन है ये अभी नहीं पता है। आगे कह रहा है कि ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। अब बताइए कि ई और सी के बीच में 2 लड़के, आप इधर ले लेते हैं ई और सी के बीच में 2 लड़के, तो बताइए कितने परसेंट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। इसका मतलब ई और सी को आप इधर नहीं ले सकते, ई और सी यही होगा और इसमें भी ई और सी यही होगा। सर उधर
कहीं नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे ना ई और सी के बीच में तो ये टोटल 8 लड़का हो जाता है, आप काउंट कर लो। इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ई और सी के बीच में 2 लड़के यही होगा। डी एफ के ठीक दाईं ओर है, डी कहां पर है, तो डी जो है वो एफ के ठीक दाईं ओर, तो ये तो डायग्राम हो गया, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। लास्ट में कह रहा है कि सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं। अच्छा, सी और बी के बीच में 3 लड़के उधर करेंगे तो पर्सन बढ़ जाएगा, तो सी और बी के बीच में 3 लड़के, हो गया, सेट हो गया, पूरा पूरा सेट हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताओ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बाएं से दूसरा लड़का कौन है, तो बाएं से जो दूसरा लड़का है वो ई है। आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 त्रिभुज यहां से बना, 8 त्रिभुज यहां से बना और 3 त्रिभुज यहां पे बना, मतलब 8 8 16 3 19 तो बन गया। 19 के बाद देखो, 19 के बाद एक त्रिभुज यहां से है 20, एक त्रिभुज ये हम लोग मिस कर दे रहे थे, ये हम लोग मिस कर दे रहे थे, तो 19 2 21, 21 के बाद यहां पर बन रहा था 21 के बाद एक यहां पर 22, एक यहां पर 23, एक ये 12 वाला 24 और एक ये वाला 25। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 25 वाले सारे लोग सही हैं और आंसर 12 का डी होगा। मुझे भी लग रहा था कि कोई एक तो मैं मिस कर रहा हूं, सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्यम कुमार। डन, ओके। अगला सवाल 12 नंबर, पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। किधर, तो पी क्यू आर एस टी एक उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की तरफ। पी एस के बाद बैठा है किंतु टी के नहीं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो पी जो है एस के बाद बैठा है, पी कहां बैठा हुआ है, एस के बाद, किंतु टी के बाद नहीं। पी एस के बाद बैठा है किंतु टी के नहीं, तो पी एस के बाद बैठा है किंतु टी के बाद नहीं, मतलब टी से पहले बैठा है। पी एस के बाद किंतु टी के नहीं। इसी तरह क्यू आर के बाद बैठा है जो कि आखिरी में बाएं कोने पर है, जो कि किसके लिए यूज होता है, नजदीक वाले के लिए। इसका मतलब आर जो है वो बाएं सिरे पर होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। तो क्यू कहां पर, आर के बाद बैठा हुआ है, क्यू कहां पर, आर के बाद बैठा है, जो कि अपनी बैंक में। यदि टी क्यू के बाद नहीं बैठा है, मतलब कि टी क्यू के बाद नहीं, मतलब कि टी क्यू से पहले बैठा है। अब जाके क्लियर हो गया। तो यदि टी क्यू के बाद नहीं बैठता है तो टी जो है सो क्यू से पहले बैठता है। इसका मतलब तब यहां हो जाएगा एस, यहां हो जाएगा पी, यहां हो जाएगा टी और यहां हो जाएगा क्यू। अब जाकर के बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बताइए कि एस के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जरा बताएंगे अब कि एस के बाईं ओर कौन बैठा है। तो एस के बाईं ओर जो बैठा है वो है आर। बनाना चालू कर देता है, काहे वो परेशान कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए, उसको परेशान आप कीजिए। कैसे परेशान करे तो मैं बताता हूं। आज के बाद ये चीज याद रखिएगा कि इसको कहते हैं लीनियर का क्वेश्चन, क्योंकि लाइन में बैठाना है। तो उत्तर की तरफ मुख किया हुआ रहे, या पूर्व की तरफ मुख किया हुआ रहे, या पश्चिम की तरफ मुख किया हुआ रहे, तो तीनों को उत्तर मान करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली दक्षिण वाले को अलग कीजिए। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर पश्चिम वाला उत्तर मान के बनाएंगे, गलती तो नहीं ना होगा। हम कह रहे हैं ना, नहीं गलती होगा, एक को गलती नहीं होगा। आराम से बनाइए कि पांचों लोग समझ जाइए कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। 5 है कि 6 जी, 6 लोग हैं, अमित, भुवन, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम। पश्चिम की तरफ मुख, आराम से उत्तर मान के बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए अब पहला लाइन क्या कह रहा है। पहला लाइन कह रहा है कि चेतन अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो कि यहां पर चेतनवा बैठा हुआ है, ये हो गया चेतन। अब चेतन किसके किसके बीच में, अमित और ललित के बीच में चेतन बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर ये चेतन है तो या तो यहां ललित या तो यहां ललित, या यहां अमित या तो यहां अमित, कोई दिक्कत। तो चेतन अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन सर अमित तो यहां भी हो सकता है, अमित तो यहां पर भी हो सकता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, भुवन ललित के ठीक बाएं में है। अगर आप ललित को यहां बैठा दीजिएगा तो एक बात बताइए कि ललित के ठीक बाएं भुवन होगा जी, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्लियर ना हो गया। तब यहां से ललित को उठाइए, यहां बैठाइए अमित को, यहां बैठाइए ललित को। तो अब देखिए आपका दोनों लाइन एक साथ मैच कर गया कि चेतन अमित और ललित के बीच बैठा हुआ है, तो चेतन ललित और अमित के बीच बैठा हुआ है। अब भुवन ललित के ठीक बाएं में, किंतु दिलीप के दाएं में है। अब भुवन ललित के ठीक बाएं, तो ये हो गया भुवन। अब भुवन जो है ललित के बाएं, किंतु दिलीप के जो है दाएं बैठा हुआ है। अब ये भी लाइन आप बैठा दिए। अब लास्ट कह रहा है चेतन ललित के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। चेतन ललित के ठीक दाएं में फालतू ने दे दिया, काहे दे दिया पता ही नहीं चल रहा है। अब फहीम बाएं छोर के अंत पर है। अब फहीम जो है वो बाएं छोर के अंत पर है, तो फहीम तब यहीं बैठेगा। अब बताओ कितना आराम से बैठ गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जरा बताइए कि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे।
तो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा दिलीप के बगल में बैठा हुआ है। तो दिलीप कहां है, ढूंढिए। दिलीप ये रहा। कौन सा जोड़ा उसके बगल में बैठा है, तो उसके बगल में एक तरफ फहीम है और एक तरफ भुवन है। तो फहीम और भुवन किसमें है जी, ये देखिए, भुवन और फहीम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं ना। कल का समझ गए ना, कल 3 बजे मैं लाइव होऊंगा 8 बजे के बदला, ठीक है। आज लाइव होइए, एकदम मजा आएगा। इस वीक में पता है कि आपको जो है सो एक ही चैप्टर वाइज भी दूंगा। अगला सवाल कह रहा है, एक घड़ी में 3:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इस सवाल ना बुलेट की तरह बनता है, कैसे कुछ मत कीजिए। ये डायरेक्शन आप पढ़े हैं ना जी, डायरेक्शन यही ना होता है। अब कह रहा है कि 3:30 बजे कौन सी, तो यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व। अच्छा बताइए, 3:30 बजे मिनट की सुई नीचे होगी, कोई शक? इतना तो घड़ी देखने आता है ना जी। तो 3:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण में होना चाहिए, लेकिन बदल दिया, कह रहा ना ना नॉर्थ ईस्ट में है। तब बताइए कि घंटा की सुई कहां होगी। तो एक बात बताइए कि मिनट की सुई 3:30 बजे होना चाहिए था दक्षिण, लेकिन कह दिया कि नहीं उत्तर पूर्व में है। तब बताइए कि 3:30 बजे घंटा की सुई कहां होगी। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। तो एन ई एस और डब्ल्यू आपको पता है कि क्लॉकवाइज होता है। तो अब बताइए 3:30 बजे जो होगा, 3:30 बजे घंटा की सुई यहां के आसपास में होगी। सॉरी यहां के आसपास में 3:30 बजे। तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है जी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम। आंसर 14 का बी कीजिए। क्या कोई दिक्कत है जी। वह महीना कौन कौन है और कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके लिए एक तरीका है। सभी मंथ का कोड है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। 255-136 पहले भी हम कई दफा इस चीज को बता चुके हैं। और इसके अलावा है आपका 147-257, इसको आप 2 पार्ट में याद रख सकते हैं इस तरीके से, 255-136, 147 और 257। ओके, अब यहाँ पे 255 का मतलब क्या है, सभी महीना है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल है, मई है, जून है। इसके अलावा देख लीजिए, यह आपका जुलाई हो गया, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बहुत अच्छी तरीके से ना कोडिंग के माध्यम से हम इसको याद भी कराए हैं, जहां पे हमने कैलेंडर आपको पढ़ाया होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं इसको, 255-136, 147, 257। अब इसके मदद से देखिए, इसके मदद से यह होता है आपका नॉर्मल ईयर में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह नॉर्मल ईयर का कोड है। लेकिन अगर लीप ईयर हो जाए तो लीप ईयर के केस में ना 2 जगह चेंज होता है। जनवरी का कोड 2 के बजाय हो जाएगा 1, और फरवरी का कोड 5 के बजाय क्या हो जाएगा, 4। बाकी सभी महीनों का कोड जो है वह सेम रहेगा। लीप ईयर के केस में सिर्फ जनवरी और फरवरी का मंथ कोड 1 घट जाता है, बाकी सभी महीनों का मंथ कोड सेम रहता है। मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3 हर केस में रहेगा। लीप ईयर कहने का मतलब 2020 एक लीप वर्ष है, जिसमें 4 के भाग लग जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का मतलब 366 दिन, उस साल आने वाला फरवरी 29 दिनों का। यही तो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल ईयर का यह कोड है। लीप ईयर के केस में क्या होगा, जनवरी और फरवरी का मंथ कोड 1 घट जाएगा। यहां पे देख लीजिए, चर्चा नहीं किया है कि कौन सा महीना, अच्छा वर्ष कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें बताना है कि कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा, यानी वैसा कौन सा 2 महीना है जिसका कैलेंडर सेम होगा। तो कैलेंडर सेम देख लीजिए, उन्हीं मंथ का होगा, उन्हीं महीनों का होगा जिसका कोड मैच कर जाए। तो देखिए जनवरी के साथ किस महीने का कोड मैच किया है, 2, और किसका कोड है, अक्टूबर का, यानी जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर सेम हो जाएगा। आप निकाल के जरूर चेक करिएगा। एक नॉर्मल ईयर में जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर आपको सेम मिलेगा, यानी जनवरी की 1 जनवरी को जो भी दिन होगा 1 अक्टूबर को वही दिन होगा। उसी तरह से 5 अक्टूबर को जो दिन होगा 5 जनवरी को भी वही दिन होगा। मैच करा के जरूर देखिएगा। लेकिन लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड 1 होता है, तो लीप ईयर के केस में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। उसी तरीके से फरवरी का कोड 5, तो फरवरी का, मार्च का और नवंबर का, इन तीनों महीने का कैलेंडर आपका सेम हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि फरवरी में 28 दिन होता है, मार्च में 31 दिन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी दिन, अगर 28 दिन है तो 28 दिन मैच करेगा, बाकी तो आपका जैसे वैसे ही रहेगा। अब चलिए
हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसमें से चुनना है। तो अप्रैल और जुलाई, देखिए तो जरा सा, क्या अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा? तो अप्रैल का कोड कितना है 1 और जुलाई का कोड कितना 1, मैच कर गया, मतलब अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर, देखिए अक्टूबर दिसंबर का कोड अलग अलग है, अक्टूबर और दिसंबर का कैलेंडर मैच नहीं करेगा। अप्रैल और नवंबर, अप्रैल का कोड 1 है, नवंबर का कोड 5 है, इसका यह दोनों कैलेंडर आपका सेम नहीं होगा। जून और अक्टूबर, जून का 6 है, अक्टूबर का 2 है। तो इसके बेसिस पर आप अपना आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 255 136 147 257 यह किसका कोड है, यह आपका मंथ का कोड है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा जिसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी, डे का कोड। डे शुरू कहां से होता है, शुक्रवार से शुरू होता है, शुक्रवार का कोड 0 और इसी तरीके से बढ़ते हुए चले जाइए। शनिवार का कोड क्या होता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्लॉक से, ध्यान से समझिएगा, यह भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला है एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है, उस समय समय क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में ना एंगल दे रखा है कि 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि वह समय बताना है, और वह समय जो है वह बताना है 2 और 3 के बीच। यानी क्वेश्चन यह हो गया, यहां पे देखिएगा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यह हो गया हमारा कि 2 और 3 के बीच, एएम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में, 2 और 3 के बीच किस समय 60 डिग्री का कोण बनेगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ध्यान से समझिएगा, आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एंगल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, जब समय दिया जाता है तो एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 60h - 11m/2, जब हमें एंगल निकालना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल तो दे रखा है, हमें समय बताना है। समय निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है, बस आपको इसको याद रखना है। इसी से हम लोग समय निकालेंगे कि किस समय 60 डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला क्या है आपका, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। अब देखिएगा यहां पे क्या करना है आपको, 2/11 तो कांस्टेंट है, A2 के स्थान पर जो एंगल देगा उसी को रखना है। जैसे यहां पे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो A2 के स्थान पर हम लोग 60 डिग्री लेंगे, और प्लस माइनस इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि 2 और 3 के बीच ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 बार ऐसा समय आ जाए जब 60 डिग्री का कोण बने। 3 और 4 के बीच ऐसा 2 बार पॉसिबिलिटी हो सकता है जब 60 डिग्री का कोण बने, क्योंकि कोई भी जो पर्टिकुलर समय होता है, यानी कि 1 घंटे में ना कोई भी कोण 2 बार बनता है, जनरली 2 बार बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो है आपका एक आंसर प्लस करके निकलेगा और दूसरा आंसर माइनस करके। तो आइए सोल्व करते हैं। A2 का वैल्यू हमने बता दिया, अब A1 क्या होगा, तो A1 जो होगा वह 30 गुने जो छोटा वाला समय होगा, यानी 2 और 3 में से छोटा वाला समय कौन है, 2, तो 2 गुने 30 A1 का वैल्यू यही होगा। अगर 3 और 4 बोलता तो 3 गुने 30 A1 का मान होता। 4 और 5 के बीच बोला जाए तो 4 गुने 30 वही A1 का मान होगा। तो 2/11 को अपने स्थान पर आप रहने दीजिए, इंटू आगे देख लीजिए A1 का वैल्यू 2 गुने 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस A2 का भी मान कितना है, A2 का भी मान आपका यहाँ पे 60 है। A1 के स्थान पर क्या रखना है आपको, स्मॉलर नंबर गुने 30, स्मॉलर टाइम गुने 30। जैसे 7 और 8 के बीच बोला जाता तो स्मॉलर टाइम तो 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 30 लिखेंगे। चलिए अब इसको सोल्व करिए। अब सोल्व करने वक्त 2 तरीके से सोल्व करना है, एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के। तो अगर हम यहां प्लस लेकर के सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, 2/11 इंटू, ध्यान से समझिएगा आप, 60 + 60, एक आंसर तो हमारा यहां से आएगा, ठीक है, और दूसरा आंसर हमारा यहां से आएगा 2/11 इंटू 60 - 60, एक बार माइनस लेकर के और एक बार प्लस लेकर के सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे 60 - 60 क्या होगा, 0, 0 गुने 2/11, मतलब इस पार्ट को हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 60 - 60 0, 2/11 में 0 से गुना करेंगे, 0 आ गया, 0 आ गया, वहां पे हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई और वैल्यू होता तो फिर 2 टाइम ऐसा पॉसिबल हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका, 60 और 60 120, 120 गुना 2 240, 240/11, 240/11 को हम लिख सकते हैं पूर्णांक के फॉर्म में, लिखिए 11 दूना 22, 2 बचेगा, यहाँ पे 20, 11 एकम 11, 9 बचा, यानी 21.9/11। अब जो यह 21.9/11 आया है वह क्या आया है, यह आया है मिनट। यह क्या है आपका, मिनट, यानी कि इतना मिनट के बाद, यह क्या है आपका, इतना मिनट के बाद जो कोण है वह बनेगा, यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। किस समय से,
तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग समय, क्योंकि इस समय के 21 मिनट बाद हम लोग जाएंगे तो फिर 3 और 4 के बीच चले जाएंगे। तो 2 बजे के इतना मिनट बाद, यानी कि 2 बजकर, जो छोटा वाला समय है उसी को इसके आगे लगा दीजिए ना, 2:21.9/11 बजे। 2 बजकर क्या हो जाएगा आपका, 2:21.9/11 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, चलिए डी हो जाएगा। डन। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 16 से 17 फ्लोर बेस्ड पजल है। कह रहा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक ही मंजिल के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग तल पर रहते हैं। अब कहां कौन रहता है बस ये पता करना है हमको। तो कह रहा है ए किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है, मतलब ए या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या 6 पे रहेगा। सी तथा एफ के बीच 2 तलों का अंतर है, एफ का तल सी के तल से ऊपर है। अब बताइए एफ का तल सी के तल से ऊपर है, लेकिन बीच में 2 लोग। सी जो है वो दूसरी मंजिल पर नहीं रहता, सी जो है वो दूसरी मंजिल पर नहीं रहता। क्लियर। बी एक विषम तल पर नहीं रहता, तो बी अगर विषम पे नहीं रहेगा तो ये भी या तो 2 पे या 4 पे या 6 पे रहेगा। डी एफ से ऊपर किसी तल पे रहता है और डी एफ से ऊपर किसी एक तल पर रहता है, ए ई के निकटतम तल पर नहीं रहता है। और याद रखिएगा कि ए और ई आसपास नहीं बैठेंगे। अब बताओ कि पूरा पजल पढ़ लिए, एक भी क्लू दिया, एक भी क्लू नहीं दिया। अब सर ऐसे पजल को कैसे सेट करेंगे, बड़ा हार्ड पजल है, एकदम आसान है। देखो जब कोई पजल सेट ना हो पा रहा हो तो देखिए उसमें सेट को खुद बना, एफ के 2 तल के बाद सी होगा। एफ को सर 6 पे रखे तो कोई दिक्कत, आप खुद बताइए, आप खुद कहिएगा कि ना सर दिक्कत है, वहां मत रखिए। आप खुद कहिएगा कि एफ को यहां मत रखिए, क्यों, क्योंकि एफ से ऊपर डी रहेगा ना जी, तो एफ को इसका मतलब यहां नहीं रख सकते। अच्छा सर एफ को 5 पे रखे तब, तो 1 2 के बाद सी तब यहां रखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी तो 2 पे नहीं रहता है, मतलब एफ को आप यहां पर भी नहीं बैठा सकते हैं, एफ को आप यहां पर भी नहीं बैठा सकते। क्यों सर, क्योंकि सी नहीं बैठा था। अब कन्फर्म एफ तब यहीं बैठेगा, 1 2 के बाद यहां पर क्या बैठेगा, सी। तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब एफ के ऊपर डी। अब बताइए एफ किस पे रह रहा है, एफ रह रहा है 4 पे, 4 पे रह रहा है तो 4 यहां से कैंसिल। तो अब ए और बी किस पे रहेगा, तो ए और बी या तो 2 पे रहेगा, ए और बी या तो 6 पे रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों समतल पर रहता है ए और बी। अब सी से एफ से ऊपर डी, तो एफ से ऊपर डी का मतलब यहां हो जाएगा, ई तब आपका यहां हो जाएगा। अब लास्ट लाइन कह रहा है ए ई के बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब तब ए को यहां से हटाइए तो ए कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। बी कहां चला आएगा, सब यहां पर। कितना आसानी से सेट हो गया जरा बताओ तो, पता भी चला अब पजल पूरा सेट, पता भी नहीं चला और पजल पूरा सेट हो गया। तो ये इस पे अब 6 सवाल पूछे गए हैं, सॉरी 2 सवाल। पहला, विषम तलों पर कौन रहता है, तो जरा बताइएगा कि विषम तल पर कौन कौन रह रहा है। तो विषम तल पर एक डी रह रहा है, एक ई रह रहा है, एक सी रह रहा है। तो डी सी, DEC का मतलब 16 का आंसर सी नंबर, 16 का आंसर सी। मैंने चेक करा 19 के अगर मैं पारे को पढ़ूं तो 19 3 57 जरूर होता है, 53 तो नहीं आता। मैंने कहा 53 नहीं लाना है मुझे, तो मैंने कहा माइनस का 4 कर दो फिर। तो 19 3 कितने हो गए थे, 57, माइनस 4 करा तो मेरे पास आ गया 53। अब मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन 53 में ऐसा क्या करूं 215 आए। तो यहाँ पर मैंने कहा 53 में यदि मैं 3 की गुणा करूंगा तो 150 के आसपास आएगा, मुझे 200 पर जाना है। तो मैंने कहा गुणा में 4 करके देख लो। मैंने जब गुणा में 4 करा तो 53 चौक हो गया मेरे पास। जब मैंने 53 में 4 की गुणा करी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ गया 200, 4 3 12। मैंने कहा 215 से कितना का मैं आप पाओगे 3 और ऐड कर देता ना इसके अंदर, तो 215 आ जाता। अब आप नोट करना है इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पर 3 की गुणा करी, यहाँ पर 4 की गुणा करी, यहाँ पर 4 की माइनस करी है, यहाँ पर प्लस का है, मतलब कि जिसकी गुणा हुई है उसको यहाँ पर प्लस कर दिया, जो माइनस हो रहा था उसको यहाँ पर गुणा कर दिया। फिर से अगर मैं इसको सभी ऑप्शन में पुट करता हूँ, गुणा में 3, माइनस में 4, गुणा में 4, प्लस में 3। अब मैंने ऑप्शन देखे, मैंने कहा यदि मैं यहाँ पर पहले गुणा में कितने की करी है 3 की, अगर मैं गुणा में यहाँ पर 3 करता हूँ 17 3 कितना होता है, 17 3 51,
अगर मैंने ऑप्शन नंबर डी को उठा लिया सीधा सीधा 17, 47 और 112, ठीक है। अब मैंने कहा 17 दिए 51 और 51 में -4 करूंगा तो मेरे पास 47 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 47 में 4 की गुणा करूंगा तो ये 160 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब कि 112 नहीं आएगा। तो हमने कहा भैया ऑप्शन डी तो गलत है। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करके देख लेते हैं फिर तो। अब मैंने ऑप्शन नंबर ए को फिर से देख लिया। भाई ऑप्शन नंबर ए क्या है? 13, 35 और 143, 13, 35 और 143। अब इसको जब हम चेक करने लगेंगे तो मैंने करा 13 में पहले कितने गुणा करिए 3 की, तो 13 में 3 को गुणा करेंगे कितना आया 39, और 39 में कितने की माइनस होगी 4 की, तो -4 का कितना आएगा 35। क्या मेरा बीच वाला नंबर आया? बिल्कुल आ गया। मैंने दूसरा देखा, दूसरा जब मैं देखने लगा मैंने कहा बीच वाले नंबर में 35, अब कितने की गुणा करनी है 4 की, कितने की 4 की, मैंने गुणा की 4 का कितना आएगा 70, सॉरी 35 में 4 की गुणा करेंगे 140, माइनस करना है प्लस करना, आपका हो गया प्लस का 3, और प्लस का 3 करूंगा तो मेरे पास 143 आएगा। बिल्कुल सही है, मतलब कि पहले वाला जो सेट है 100% मेरा राइट आंसर है। 9, 21 और 16 का। अब इस सेट में हमें पता लगाना है कि आखिर लॉजिक क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस 9 का वर्गमूल करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 3। इस 16 का वर्गमूल करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 4, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं 3 और 4 को, मेरे पास आया 7। अब इस 7 से अगर मुझे देखना हो कि 21 बन सकता है तो आप कहोगे 7 के अंदर 3 की गुणा कर देंगे और मेरे पास 21 आ जाएगा। अगर यही लॉजिक और ये पैटर्न इनमें से किसी में भी फॉलो होता है तो वो मेरा राइट आंसर होगा। तो मैंने चेक करना शुरू करा। ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे पहले। जब मैंने पहला ऑप्शन उठाया तो पहले के अंदर दिया हुआ था 36, 42 और 64। इन सबको जब मैंने चेक करा तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को मैंने क्या करा था, फिर जोड़ दिया था। 6 और 8 कितने होते हैं 14, और 14 के अंदर जब आप गुणा करोगे, यहां पर कितनी गुणा करी थी 3 की, तो इसके अंदर भी मैंने 3 की गुणा करी, और 14 3 कितना हो गया 42। तो हमें पता लग गया हमारे पास बीच वाला नंबर आ गया, और हमारा जो लॉजिक है 100% सही है। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। तो करना क्या है, मैंने चेक करना शुरू करा 5, 8 और 338। एक बार वीडियो को पॉज करो 1 सेकंड के लिए, खुद से ट्राई करो और अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा इस सेट के अंदर अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 5 प्लस 8 को पहले ऐड करो, 5 और 8 को ऐड करेंगे, मेरा आया कितना 13, और 13 का जब मैं वर्ग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 169 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 338 को 2 से भाग करता हूं तब भी मेरा कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 नीम 18, तब भी मेरा 169। तो मैंने करा क्या है, लॉजिक समझना, इन दोनों को ऐड करके जोड़ के वर्ग कर दिया तो मेरा 169 आया। जो लास्ट नंबर है इसका मैंने 2 से भाग करा तो 169 आया। इसी तरह से चारों में से ये सेम पैटर्न, सेम लॉजिक जो भी फॉलो कर देगा वो मेरा आंसर होगा। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा मेरे भाई इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। जब मैंने 9 और 7 को ऐड करा तो मेरे पास कितना आया 16, 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 256, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो तीसरा नंबर है इसका मैंने क्या करना था, 2 से भाग, और भाग करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। लेकिन ये तो पहले ही 256 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 और कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास 128 समथिंग हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 14 और 7 21, 21 का डायरेक्ट वर्ग दे रखा है, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा अगर मैं 445 को 2 से भाग करूंगा, क्या कभी भी 445 2 से भाग होगा? नहीं होगा। तो मेरे पास ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने देखा ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लो। मैं डी पर जब पहुंचा, पॉज करके खुद से ट्राई करना, 11, 8 और 722 दिया हुआ है मेरे दोस्त। अब मैंने इसे क्या करा, 11 और 8 को जब जोड़ा तो कितना आएगा, 11 और 8 19, 19 में 2 की गुणा करी तो कितना आया 38। इसी तरह से 722 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तीसरे वाले नंबर को, तो मेरे पास कितना आने वाला है 2 3 6, ठीक है। 1 सेकंड, 11 और 8, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हमने क्या करा था, वर्ग करा था। 11 और 8 कितना आ गया 19, और 19 का वर्ग करा तो 361। इसी तरह से अगर मैं यहां पर करूंगा तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 6 12 और 2 एकम 2, क्या मेरा बराबर आया है? बिल्कुल, मेरे पास 361 बराबर आ गया, और 100% हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो आपका जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जैसे कि ये पी है, इस पी का एक प्रतिबिंब बना रहा है, अब फिर इसका प्रतिबिंब बना रहा है। मतलब कि जैसे ये पी है ना, इसका 2 बार प्रतिबिंब बना रहा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, ऐसा। अब फिर इसका प्रतिबिंब बना है, तो जब किसी चीज का 2 बार प्रतिबिंब बनाओगे ना तो पहले वाली स्थिति हो जाती है। जैसे मान लो कि आप ही पहले दर्पण में खड़े होते हैं, अब फिर उस दर्पण का फिर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहले जैसी यानी कि ओरिजिनल स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब किसी चीज को अगर जैसे कि मान लो ये हाथ है, इसको एक बार दाएं पलट दिए, अब फिर इसको एक बार दाएं पलट देंगे तो पहले वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे कि ये एरो है, इसको एक बार पलट दिए तो ऐसा हो गया, अब फिर पलटेंगे तो पहले वाली स्थिति हो जाती है। तो सेम चीज यहां पर भी है, इस पी का पहले तो प्रतिबिंब बनाया, फिर उसका प्रतिबिंब बनाया। सेम चीज यहां पर, इसका प्रतिबिंब फिर प्रतिबिंब। तो अब जो आपका यहां पर जो दिया हुआ इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा तो वो जरा देखिएगा। इसका प्रतिबिंब अगर आपको दे बनाने के लिए तो क्या बनेगा, तो ये देखिए एक तरफ जैसे इधर बड़ा है तो बड़ा वाला इधर आ जाएगा, छोटा वाला इधर। अब ये वाला जो हाथ है ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो हाथ है ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा मतलब किस फिगर में दिया हुआ है, बी नंबर में, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलो अब आ गए सेटिंग के क्वेश्चन पे।
क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ और 6 लड़कियां जी एच आई जे के एल। देखो 6 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ और 6 लड़कियां हैं कौन कौन, जी एच आई जे के एल, एक पंक्ति में इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए, मतलब 6 लड़का है और 6 लड़कियां हैं, आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आपका लैंग्वेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से कि जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है, जी उस दाएं, सॉरी क्या कह रहा है, देखो लड़का कौन है, ए बी सी डी से ई तक, जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है यहां पर होगा, जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई के और मुंह किए हुए। तो अब देखो यहां पर स्पेस तो कम है, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि यहीं पर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, बता दूं। देखो आमने सामने मुंह करके बैठे हुए, आपकी मर्जी, आप लड़के को नीचे बैठाओ या लड़कियों को ऊपर बैठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से। जी कहां पर है, तो जी उस लड़की के, ए से एफ लड़का हो गया, तो जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए। तो मान लो कि ये दाएं छोर पर खड़ा लड़का ई हो गया, 6 लड़का, 3 4 5 और 6, और सबके सामने में 6 लड़कियां हो गई। तो क्या कह रहा है, जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किया हुआ है। तो ई की ओर मुंह किया हुआ ये है। अब इसके दाएं, क्योंकि ऊपर की तरफ का क्या होता है ना, दाएं उल्टा होता है सर, क्यों, क्योंकि ऊपर के लाइन वाले का मुख नीचे की तरफ और नीचे वाले का मुख ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जी किस लड़की के ठीक दाएं खड़ी है, तो उस लड़की के जो कि ई की तरफ मुख किया हुआ है। तो ई की तरफ मुख मतलब कि यही लड़की की हुई है ना, बताओ तो। अब इसके ठीक दाएं में कौन, जी, मतलब यहां पर जी हो गया। अब देखो जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए हैं। फिर कह रहा है कि डी और ई के बीच में केवल बी है। अब बताओ कि डी और ई के बीच में केवल बी है, तो डी और ई के बीच में केवल बी है, ये भी क्लियर हो गया। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है ना, ज्यादा जूम करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, हमको जगह ही नहीं मिल पाएगी लिखने के लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, डी और ई के बीच में केवल बी है, एफ ए के बाईं और बगल में और सी के दाईं और बगल में खड़ा है, मतलब क्लियर हो गया कि एफ कहां, ए के बाईं और बगल में और सी के, मान लो कि कह रहा है कि एफ जो है कहां बैठा हुआ है भाई, तो ए के बाईं और बगल में और सी के दाईं और बगल में, मतलब सी एफ ए यही ना बैठेगा। तो सी एफ ए क्लियर हो गया कि सी एफ ए आपका यहां पर बैठ गया कि नहीं बैठ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो, आई एच के बाईं और बगल में और ए की ओर मुंह किए हुए है। तो आई कहां पर, ए के बाईं ओर मुंह किया हुआ है, और आई कहां पर बैठा हुआ है, एच के बाईं और बगल में। तो एच के बाईं और बगल में, क्योंकि ऊपर की तरफ बाएं उल्टा होता है, तो आई एच के बाईं और बगल में और ए की तरफ मुख किए हुए है, ये भी लाइन बैठ गया। अब कह रहा है कि एल जे के बाईं से तीसरे स्थान पर है। अब बताइए बाएं ऊपर के लाइन में इधर होगा ना, तो एल जे के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा यही ना खाली है, तो एल कहां पर, तो जे के बाएं तीसरा एल। अब एक व्यक्ति कौन बच गया बताओ, जी एच आई जे के, तो जी एच ई एच आई एल जी के, यहां पर सी ए एफ ए डी बी ई, ये 6 लोग बैठ गए, कुछ नहीं था क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है सोनू कुमार का कि सर ई को आप लास्ट में ही क्यों बैठा है, एक लाइन पढ़ो सोनू जी। कह रहा है कि जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई, जो दाएं छोर पर खड़ा लड़का ई की तरफ मुख किया हुआ है, इसीलिए क्लियर किया तभी हम बैठा है। समझ गए अब सोनू कुमार, क्लियर हो गया ना। क्लियर सा क्वेश्चन था कि जी कहां पर, तो उस लड़की के दाएं बगल में बैठी हुई है जिसका मुख ई की तरफ है। अब ई कहां पर है, दाएं छोर पर खड़े लड़के ई, मतलब ई के बारे में बता दिया कि वह दाएं छोर पर खड़ा है। अब ई के सामने जो लड़की है उसके दाईं ओर जी है, फिर कह रहा था कि ई और डी के बीच में बी है, फिर कह रहा था कि एफ ए के बाएं और सी के दाएं है, फिर कह रहा था कि आई का मुख ए की तरफ और एच के तुरंत बाएं है, और उसके बाद कह रहा था कि एल जो है जे के बाएं तीसरा। बस इतना में ही तो क्वेश्चन सेट हो गया, इतना में से ही क्वेश्चन सेट हो गया। तो अब आपसे सवाल पूछा, एक ही सवाल, क्योंकि आजकल ना थोड़ा बदमाशी कर रहा है, एनटीपीसी में एक ही सिटिंग पे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जेई में एक ही सिटिंग पे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसी बदमाशी कर रहा है, मतलब कि आपको आदत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लड़का डी के बाईं और बगल में खड़ा है, तो डी के बाईं और बगल में कौन सा लड़का खड़ा है जी, तो डी के बाईं और बगल में ए खड़ा है। आपका आंसर ए हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। एक घड़ी को सुबह के 4 बजे मतलब कि 4 AM में सेट किया जाता है और यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो जब घड़ी बढ़ करके चल रही है तो 8:30 बजे तो ज्यादा समय दिखाएगी, तो हमको ये निकालना होता है। देखिएगा जरा क्वेश्चन में, बहुत साधारण सा सवाल होता है, बहुत आसानी से बनता है। क्या कह रहा है देखिएगा,
कह रहा क्लॉक इज सेट टू द राइट टाइम एट 4 AM, मतलब क्लॉक का सही समय क्या बता रहा है? 4 AM में। 4 AM में घड़ी को सेट किया गया, 4 AM में घड़ी को सेट किया गया। अब पूछ कब कर रहा है पहले वो लिख लीजिए। तो 4 बजे घड़ी को सेट किया गया, तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द टाइम शोन ऑन द क्लॉक एट 8:30 PM एट शुक्रवार। अब ये 8:30 PM बोल दिया। अब ये क्या है? ये है आपका थर्सडे और ये है आपका फ्राइडे। तो यहां से यहां तक कितना समय हुआ ये निकाल सकते हैं। तो बताइए आज सुबह शुक्रवार मतलब गुरुवार सुबह 4 बजे से शुक्रवार सुबह 4 बजे तक 24 घंटा, और फिर शाम के 4 बजे तक 36 घंटा। तो शाम के 4 बजे से फिर 4.5 घंटा इधर हो गया, मतलब कि यहां तक जो समय हुआ ना भैया वो 36 घंटा प्लस 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। कोई दिक्कत ही बताओ, कोई दिक्कत? तो कह रहा है घड़ी को बुधवार को क्या कह रहा है? अ क्लॉक इज सेट टू द राइट टाइम एट 4 AM ऑन थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार को सुबह 4 बजे घड़ी को सेट किया गया। तो कह रहा है कि कल रात को यानी कि शुक्रवार रात को 8:30 बजे तक, तो आज सुबह 4 बजे से कल सुबह 4 बजे तक 24 घंटा, और फिर सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक 12 घंटा। तो 24 और 12 36 घंटा हुआ। अब फिर कह रहा है कि 4 बजे से 8:30 बजे रात तक 4.5 घंटा हुआ। कितना घंटा? 4.5 घंटा। तो हमको निकालना है कि 36 घंटा और 4.5 घंटा में कितना मिनट आगे गई होगी। तो घड़ी आगे जा रही है 3 घंटा में 20 मिनट, सॉरी सेकंड है ना, 20 सेकंड। ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी 3 घंटा में 20 सेकंड गेन कर रही है। गेन कर रही का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो गेन करने का, अच्छा 3 घंटा में जब 20 सेकंड तो 60 सेकंड कब बढ़ेगी बताइए? 9 घंटा में, 9 घंटा में 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। मन में भी इतना चीज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एक घड़ी है जो 3 घंटे में 20 सेकंड, तो 9 घंटे में 60 सेकंड, मतलब हर 9 घंटे पर वो 1 मिनट बढ़ जाती है। तो बताइए 36 घंटे में कितना मिनट बढ़ जाएगी? 4 मिनट बढ़ जाएगी। कितना मिनट? 4 मिनट। अब सर 4.5 घंटा में, तो 3 घंटा में जब 20 मिनट और फिर 1.5 घंटा में 10 मिनट, तो 4.5 घंटा में कितना मिनट बढ़ जाएगी? 30 सेकंड बढ़ जाएगी। कितना सेकंड? 30 सेकंड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा बात है कि सुबह 4 बजे से कल रात के 8:30 बजे तक 36 घंटा और 4.5 घंटा, तो 36 घंटा में 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 3 घंटा में 20 सेकंड, तो 9 घंटा में 60 सेकंड, 1 मिनट बढ़ रही है। तो बताइए 9 चौके 36, तो 36 घंटा में 4 मिनट बढ़ेगी, और 4.5 घंटा में कितना बढ़ेगी? तो 3 घंटा में 20 सेकंड और 4.5 घंटा में 30 सेकंड। तो कितना समय बढ़ जाएगा? 4 मिनट और 30 सेकंड बढ़ जाएगा। तो आपका समय हो जाएगा 8:34 30 सेकंड। 0.25 लिखे तो कोई दिक्कत? ये बताओ, 1/4 है पहला टर्म, तो 1/4 को अगर हम 0.25 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 0.25 के बाद है 0.65, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि यहां पर क्या होगा अगर उसके बाद, अच्छा 29/20 को क्या लिख सकते हो? तो 20 से एक बार में 20, 9 और 90, 4 बार में 80, अपार्ट में 100, 1.45 लिखे तो कोई दिक्कत? 29/20 को अगर हम 1.45 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद 1.85 दिया हुआ है। तो बताइए कितना का गैपिंग चल रहा है? गैपिंग कितना का चल रहा है? तो देखिए 0.25 से स्टार्ट हुआ, 1.85 तक पहुंचा है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा? मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी होगा, जल्दी से बताओ फास्ट। अब आसान कर दिया हम क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया हूं। अब आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। देखो आंसर आने लगा, बस में सिर्फ एक जगह पे चेंज किया, आंसर बस जल्दी से आने लगा। वेरी गुड, लेवल इसी तरह से बढ़ाना है अपने आप को, रिजल्ट करना है, रिजल्ट मेकिंग। ये यहां पर रिजल्ट वाले सारे बच्चे आपको दिखेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ 0.25 मान लो, किसको 25 मानो और इसको 65 मानो, मतलब 40 का अंतर। जब डेसिमल है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। अच्छा 25 में 40 जोड़े तो 65, 65 में अगर 40 जोड़े तो कितना होगा? 65 40 105 1.0 65 में 40 जोड़िए, क्या 40 जोड़ने पर आ रहा है? अरे 100% आ रहा है। 105 में 40 145, और फिर 40 जोड़िए 145। ये पॉइंट वाला काम करते रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम करते क्या सर, इसको आसान करने का, तो 1/4 को हम 25 लिख लेते, 0.65 को 65 लिख लेते, तुरंत बन जाता है, तुरंत बन जाता, ठीक है। सब कुछ करके देख लिया सर। ये सबसे देखिए आप ही लोग का दिमाग था कि सर बाइलिंगुअल कीजिए, और बाइलिंगुअल थोड़ा सा बोर्ड भरेगा, और बोर्ड जब भरेगा तो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्वालिटी को हाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लास मैंने करके देखा है, बाद में भी आई थी, क्वालिटी थोड़ा सा हाई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास बहुत अच्छी तरह से दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं भाई। 8 का स्क्वायर कर लो 64 आ जाएगा। यूनिट इसे बहुत काम की चीज। मैं 9 5 से 4 सोच रहा था, जैसे मैंने 4 सोचा मेरा काम हो गया। 64 में 35 घटाऊंगा 29 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 में 48 माइनस करूंगा 52 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 57 माइनस करूंगा 87 आ जाएगा। एक बार में केवल एक ही लेखक पढ़े, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक वो दिमाग में ना बैठ जाए तब तक दूसरे लेखक के बारे में ना पढ़े। जैसे प्रीति सिन्हा का अभी हाल ही में एक उपन्यास आया, इसका नाम है ए प्लेस कॉल्ड होम। और प्रीति सिन्हा का उपन्यास जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीति सिन्हा के इसके अलावा जो उपन्यास है वो है द मैजिक माइंडसेट, व्हेन लव केम कॉलिंग, व्हेन लव केम कॉलिंग, वेक अप लाइफ इज कॉलिंग, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, द रूल ब्रेकर्स, द 100 टाइटल फिल्म। ये सारे उपन्यास किसके हैं? ये सारे के सारे उपन्यास 23, एक ले लो 23, एक को ले लो 60, 11, ई को ले लो 22 और आर को ले लो 18। अब ऐड करो 13 और 26 कितना होगा? 39, 39 हो गया 50, 50 और 40 90, अब आ गया 90। मतलब क्या किया है? कॉन्सोनेंट सेम है जबकि वॉवेल रिवर्स हो रहा है। सेम काम यहां पर भी कर लेते हैं। ब्रदर
BROTHER, बी का 2 लेंगे, आर का 18 लेंगे, ओ का अपोजिट लेंगे तो 12 लेंगे, टी का 20 लेंगे, एच का 8 लेंगे, ई का 22 लेंगे, आर का 18 लेंगे। ऐड ऑन करो 2 और 18, 18 हो तो 20, 20 और 12 32, 32 और 20 52, 52 और 8 60, 60 और 40 100। राइट आंसर कितना होगा? कितना आएगा? 13 तो 15, 15 तो 17, 4 1 5, 6 5 6, 18 तो 20, 1 और 1 2, 20 और 2 22, 5 और 1 6। क्या टिका भाई? लगाओ AU IU इसमें भी इवन में +2 ऑड में +1 क्या है? 2 डिजिट में 2 ऐड है, 1 डिजिट में 1 ऐड है। हाँ यही लगा है, यही लगा है। ये वाला लॉजिक ज्यादा सही लग रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है या आप कहिए कि जो 9 से ऊपर वाले नंबर है उन सभी में 2 ऐड किया गया है, और जो 9 से कम वाले नंबर हैं उन सभी में इन्होंने 1 ऐड किया। देखो यहाँ पर इन्होंने 2 ऐड किया, यहाँ पे इन्होंने 2 ऐड किया है, और इवन चक्कर नहीं है। जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं उन सभी में इसने 2 ऐड किया है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18, तो 18 में ये 2 ऐड करेगा और 20 बनाएगा, 3 बनाएगा। 1 में ये 1 ऐड करेगा और B बनाएगा, 5 में ये ऐड करेगा तो 6 बनेगा यानी F, 12 में ये 2 जरूर ऐड करेगा यानी 14 बनेगा तो N, C में ऐड करेगा तो D। आंसर आएगा DNFBT। यही वाला सही, 4 नंबर करेगा। वेरी गुड। टैपियोका का कोड निकालिए। चलिए करिए, सॉल्व करते हैं भाई। B का नंबर 2 होता है, O का 15 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, L का 12 होता है, A का 1, C का 3, E का 5। क्या करना चाह रहा है ये? क्या करना चाह रहा है ये? देखना पड़ेगा, मैं समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्ट कोडिंग है ये, क्योंकि टैपी कोआ आप निकाल सकते हो। T की जगह 6 ले लो, A की जगह यहां A है, A की जगह 3 ले लो। सिंपल ही क्वेश्चन है। पी कहां है? पी 17 नंबर, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हुई है। 3 पुस्तकें बी, सी और ई हरी जिल्द वाली है, तो टोटल 5 पुस्तकें बी, सी, ई हरी जिल्द वाली है। तो बी, सी, ई, बी, सी, ई क्या है? हरी जिल्द वाली है। और बाकी जबकि अन्य पुस्तकों को जिल्द पीली है, तो अन्य का मतलब ए और डी। अब ये कौन है? पीला। एक इंफॉर्मेशन ये है कि 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, 5 पुस्तकें बी, सी, ई हरी जिल्द वाली है। अब बाकी, तो बाकी का मतलब ए और डी ही ना, तो ए, डी पीले हैं। ए, डी और बी नई पुस्तकें हैं। अब ए, डी और बी नया है, जबकि बाकी पुस्तकें पुरानी है, तो ए, डी, बी के बाद मतलब क्या हो जाएगा? सी और ई। अब ये पुरानी है, बस साइड में, इसको माइंड में भी बना सकते हैं आप, नहीं समझने के लिए लिख लिए। लास्ट में कह रहा है ए, सी और बी कानूनी रिपोर्ट है। अब ए, सी, बी, अब ये कानूनी रिपोर्ट है, और बाकी जो है क्या है? जबकि बाकी गजेटियर्स है। अब बाकी का मतलब कौन हो जाएगा जी? डी और ई। ये क्या है? गजेटियर्स, ये गजेटियर्स। ना, अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अब तीनों में जो कॉमन होगा वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरी होनी चाहिए? कौन सी पुस्तक हरी जिल्द वाली और पुरानी और कानूनी? हरी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए और कानूनी होनी चाहिए। तो तीनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में सीई, लेकिन ई इसमें नहीं है, तो तीनों में कॉमन जो किताब है वो सी है। मतलब सी किताब हरी भी है, पुरानी भी है और कानूनी भी है। ऑप्शन से ए चला गया, ऑप्शन से क्या कह रहा है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है? एक पार्टी के दौरान एक खेल खेला जाना है। खेल के लिए ए से आई तक, कहां से? ए से आई तक लड़कों और लड़कियों का मिश्रण 9 लोगों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। अब सभी को क्या होता है? एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना होता है। लड़के जो हैं लाल टी शर्ट पहने हुए हैं और लड़कियां जो है वो गुलाबी पहने। वैसे भी लड़कियों का गुलाबी हो, लड़कियों का क्या फेवरेट होता है? पिंक। नहीं, हर चीज वो खोजती हैं कि पिंक में मिले, नहीं ऐसा है ना? लड़कों का कोई कलर वैसे होता नहीं है, ठीक है। लड़कियां सब कुछ खोजती, चाहे कुछ भी हो वो पिंक कलर में ही मिले, चाहे मोबाइल हो, एवरीथिंग चाहती हैं, मगर इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है बहुत जगहों पर, लेकिन कर लेती हैं वो, ठीक है, समझ गए? चलो फिर, तो वही कह रहा है कि लड़कों ने लाल टी शर्ट पहने हुए हैं और लड़कियां गुलाबी टी शर्ट पहनी हुई है। पंक्ति कहां से स्टार्ट हो रही है? पंक्ति शीर्ष से गुलाबी टी शर्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब पंक्ति के शीर्ष में लड़की है, पंक्ति के शीर्ष में लड़की है, के साथ शुरू होती है। लड़के और लड़कियां पंक्ति में एक के बाद एक खड़े होते हैं, मतलब 2 लड़के एक साथ खड़े नहीं हो सकते और 2 लड़कियां एक साथ खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही 2 लड़का साथ में खड़ा हो और 2 लड़कियां साथ में खड़ा हो, गप्पे खूब होगी। ये कहावतें पुरानी हो गई कि 2 लड़कियां अगर एक साथ हो तो चुप नहीं रह सकती। लड़कों का भी वही हाल है, ठीक है। तो खैर आजकल सभी चुप रहते हैं, लड़कों में तो बहुत सारे तो गुटखा चबाते रहते हैं तो चुप रहता है बेचारा,
ठीक है। या नहीं तो लड़कों में अगर देखेंगे तो आजकल तो लड़का हो या लड़की हो सब मोबाइल निकाल लेते, किसी को अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहां पर दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है कि भैया लड़की के बाद लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। अच्छा, शीर्ष से कौन बैठी है, कौन खड़ी है? तो सबसे पहले गुलाबी टी शर्ट, मतलब लड़की खड़ी है सबसे पहले। तो चलो हम इंफॉर्मेशन पढ़ लिए, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमको मतलब है लैंग्वेज से। तो चलो, अच्छा गुलाबी को क्या कहते हैं? पिंक कहते हैं। गुलाबी को क्या कहते हैं? पिंक। तो ये हो गया पिंक से लड़की हो गई, आर से रेड मतलब लड़का हो गया। पिंक रेड, पिंक रेड, पिंक रेड और पिंक। देखिए टोटल 9 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 लड़के लड़कियों को खड़ा करना है, क्योंकि लड़की के बाद लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। शीर्ष कहां से? पिंक, पी से पिंक और आर से ये। डन ना? चलो, कह रहा है कि ए बी से पहले 7वें स्थान पर है। ए कहां पर है? तो बी से पहले 7वें स्थान पर है। ए कहां पर? बी से पहले 7वें स्थान पर है। चलो हो गया। अब तीसरी गुलाबी टी शर्ट सी है। तीसरी गुलाबी टी शर्ट, ये पहली गुलाबी टी शर्ट है, दूसरी गुलाबी टी शर्ट, तीसरी गुलाबी टी शर्ट कौन है भाई? तो तीसरी गुलाबी टी शर्ट सी है। पहली, दूसरी, तीसरी कौन? सी है। जो कंफर्म दे रहा है बैठाते चलिए, और जो नहीं बैठा उसको बैठाते चलिए। अगला क्या कह रहा है? सी के बाद दूसरा लड़का डी है। अच्छा, सी के बाद दूसरा लड़का, तो सी के बाद पहला लड़का ये हो गया, दूसरा लड़का कौन है भाई? तो सी के बाद दूसरा लड़का डी है। पंक्ति में चौथे स्थान पर ई खड़ा है। तो चौथा स्थान कह रहा है, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? ई खड़ा है। पंक्ति में चौथे स्थान पर ई खड़ा है। एफ ए के आगे खड़ा है। एफ कहां पर? तो ए से भी आगे खड़ा है। अब जरा इस लाइन को बैठाइए, तो बी को अगर हम यहां पर बैठाते हैं, सोच करके देखो, तो बी से 7 स्थान आगे ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थान आगे ए हो जाएगा। ए के आगे एफ खड़ा है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी को यहां नहीं बैठा पाते तो आपको बी को यहां बैठाना पड़ेगा, और 7 स्थान आगे खाली ही नहीं है, क्योंकि 9 में से ये तीसरे पर बैठाएंगे तो 6 ही ना आगे हुआ, 7 पे नहीं हो पाएगा। मतलब क्लियर है कि बी सबसे नीचे ही बैठेगा। अब कह रहा है जी जो है सी और ए के बीच में खड़ा है। अच्छा, ए और सी के बीच में कहीं कहीं जी खड़ा है, तो सी और ए के बीच में जी खड़ा है। आई जो है वो लड़की है। अब बताइए बच गया है ये 2 जगह। आई लड़की है तो यहां पर तो हो नहीं सकता। हाँ, आई लड़की है तो यहां पर एक व्यक्ति कौन बच गया है जी? बी हो गया, सी हो गया, डी बचा हुआ है, नहीं डी हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? एच बचा हुआ है, तो हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा लड़कों का युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लड़कों का युग्म है? तो लड़कों का युग्म कौन सा है? अब वो ऑप्शन से पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एफ ए। जरा बताइए कि एफ ए, तो एफ लड़कों का युग्म, एफ तो लड़की है, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। डी और बी, अच्छा डी और बी देखिए तो दोनों का दोनों लड़का है। डी और बी नहीं, क्योंकि एक लड़का एक लड़की है, मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। अच्छा, ई और एच, अगर हम ई और एच की बात करते हैं तो ई भी लड़का है और एच भी लड़का है, तो हमको आंसर मिल गया कि ई और एच का मतलब। जरा सा ध्यान देने वाली बात है कि 6 और 2 का अंतर कितना? 4, और 10 और 3 का अंतर कितना? 7, 9 1 का अंतर कितना? 8, अब 5 11 का अंतर कितना? 6। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब ये किया क्या है, अगर इस ग्रुप से अगर आते हैं, इस ग्रुप से आते हैं, तो ये जो ऊपर के दोनों नंबर का 6 और 2 का अंतर है 4, उसका स्क्वायर किया है, कितना हो गया? 16। अब माइनस, अब दोनों में छोटा नंबर कौन है? तो 2, और 2 घटा करके 14 ले आए। क्या सर दूसरे में भी ऐसा किया गया है? भरोसा नहीं हो रहा है, देखिए भरोसा होगा। 5 और 11 का अंतर कितने का? 6 का, तो वो 6 का स्क्वायर कर लिया 36। उसमें से क्या घटाना है? तो दोनों में छोटा नंबर क्या है? 5, 5 घटा लिया है 31 ले आया। क्या ले आया है? 31। सेम ईयर 9 1 का अंतर 8। अब बताइए कि 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। अब 64 में से किसको घटाना है? तो दोनों में से जो छोटा नंबर है 1 घटाना है, तो बताइए 63 आ गया। अब हम आंसर निकाल सकते हैं, तो चलो फिर आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए 10 और 3 का अंतर 7 का स्क्वायर माइनस, और दोनों में छोटा नंबर क्या है? 3, तो 49 माइनस 3 कितना? 46 आपका आंसर चला जाएगा। ये था क्वेश्चन। कितने महीनों में कम से कम 29 दिन होंगे? फटाफट बताइए। ये देखते हैं कि 1995 से 2010 तक साल कितने रहेंगे, क्योंकि जब इस तरह का वर्ष दिया होता है तो लोग एक गलती करते हैं, 2010 और 1995 में घटाएंगे, कहेंगे 15 सालों का नहीं। यहां पे 16 साल है। कितने साल है? 16। 16 कैसे? 1995 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
क्योंकि 1995 के भी 12 मंथ होंगे। इस तरीके से मेरे पास आपको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके हर महीने में 29 तारीख आती है, केवल अगर आप फरवरी को छोड़ दें। मैंने फरवरी छोड़ दिया तो कितने साल, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से 11 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको 29 तारीख मिलेगी, क्योंकि जनवरी में भी 29 दिन 31 की होती है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में 29 तारीख होती है। फरवरी में कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। तो 11 इंटू 16 यानी 176 महीने तो ऐसे ही हो गए जिनमें 29 तारीख होगी। इसके अलावा 4 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से? एक 1996 लीप ईयर होगा, एक 2000 लीप ईयर होगा, एक 2004 होगा और एक 2008 होगा। इस तरीके से 4 लीप ईयर में फरवरी में भी 29 तारीख आएगी। तो 4 महीने मेरे पास और होंगे फरवरी के रूप में जिसमें 29 तारीख आएगी। तो राइट आंसर इज 180। यहां पे पहले नंबर पे एन है, यहां पे पहले नंबर पे एन है, यहां पे दूसरे नंबर पे एन है, यहां पे तीसरे नंबर पे एन है, यहां पे चौथे नंबर पे एन है, यहां पे 5वें नंबर पे, तो छठे नंबर पे एन आना चाहिए, एन। ये सवाल ऐसे ही किए जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। छठे नंबर का मतलब ये तो गलत है। 1 2 3 4 5 है, टर्मिनल इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनल। कहते हैं यहां पर सबसे छोटा लड़का होगा और यहां पर सबसे लंबा लड़का। तो F जो है वो B और A के बीच में। अगर F B और A के बीच में है तो F हो गया B और A के बीच में। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। E D से छोटा है लेकिन C से लंबा है। E D से छोटा है, अगर E D से छोटा है तो E D के आगे चल रहा होगा और C के पीछे चल रहा होगा, क्योंकि E D से छोटा है और C से लंबा है। E और F के बीच में 2 लड़के हैं। E और F के बीच में 2 लड़के हैं तो कह नहीं सकते कि इधर आएगा कि इधर आएगा, थोड़ा रुक जाते हैं। A उनमें से सबसे छोटा नहीं है। चलिए, E और F के बीच में अगर 2 लड़के लगाने होंगे तो यह सिचुएशन भी हो सकती है कि हम ऐसा कर दें A F B C B। तो E और F के बीच में 2 लड़के आ जाएंगे लेकिन A सबसे छोटा हो जाएगा। इसको बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं B F C B F C E D, ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो भी E और F और E के बीच में 2 बच्चे आ जाएंगे और A सबसे छोटा भी नहीं बनेगा। ये कंडीशन ठीक लग रही है। अगर हम यहां पर बनाएं तो भी देखो पूछा क्या गया कि E का स्थान क्या है। E कहीं भी रहेगा लेकिन रहेगा C और D के बीच में भी। कि सिचुएशन ये भी बन सकती है कि C E D आप यहां पे रख दें, फिर उसके बाद आप लिख दें B F A, या फिर C E D आप यहां पे रख दें और आप ऐसा लिख दें A F B। तो कुल मिला के कई सिचुएशन यहां पर संभव है, लेकिन पूछा गया है कि E का स्थान कहां है। तो E जो है वो D और C के बीच में ही आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। उसको ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन ये रूल काम कर जाता है। 6n - 1 एंड 6n + 1 के रूप में आप लिख सकते हैं। कोई पूछ रहा है कि सर प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे, तो जो भी नंबर आपको दिया है आप उसे 6 से डिवाइड करिए। 6 से, जैसे आपको 114 पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो 114 को 6 से डिवाइड करिए। 6 कम 6 5, 6 9 54, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। 113 प्राइम नंबर है कि नहीं इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करिए। मुझे पता है कि आप इसे लिख सकते हैं 19 × 6 - 1 के फॉर्म में। अब 113 को आप 5 से काट के देखिए, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से काट के देख लीजिए, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7 4, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगा। तो अगर कोई नंबर 6n - 1 या 6n + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो 5 और 7 से नहीं कट रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा, है ना? तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है, बाकी किसी दिन डिटेल में बता देंगे आपको। ये मैथ वाले सर से पूछो। 2 4 24 लिखो, क्या कर सकते हैं? देखिए 2 का क्यूब कर ले तो 8 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 आ जाएगा। अभी तो दिमाग में यही आ रहा है कि 16 और 8 मिलाकर के 24 किया जा सकता है। सिमिलरली 5 का क्यूब करें तो 125 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 आ जाएगा। तो 125 और 49 174 बन जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 है। 216 और 9 आंसर कितना आ जाएगा? 200। सुरेश दाएं तरफ से, सुरेश राइट हैंड से छठे नंबर पर, केवल एक व्यक्ति इन लोगों के बीच में। तो क्या सिचुएशन हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि रमेश यहां पर हो जो लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर हो, सुरेश यहां से राइट साइड से छठे नंबर पर हो, सुरेश यहां पर हो और एक व्यक्ति इनके बीच में हो। तो 3 ये हो गए
एक ये हो गया और 6 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 3 इधर, 6 इधर, एक बीच में, 6 3 9 और 1 10। लेकिन क्या ये सिचुएशन संभव नहीं है? ये भी तो सिचुएशन संभव है कि सुरेश यहां पर हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए और एक व्यक्ति यहां बीच में हो और ये रमेश का मतलब ये इस ओर से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? 6 लोग हो सकते हैं, अधिक से अधिक 10 लोग हो सकते हैं। सवाल में कहा गया है कुल संख्या ज्ञात करिए, सवाल में ये नहीं कहा गया है अधिकतम ज्ञात करो या न्यूनतम ज्ञात करो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइदर 10 और 6, या तो 10 या तो 6। बिल्ली किससे संबंधित है? टाइगर से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य के पूर्वज क्या है, या मनुष्य का जो फैमिली है वो कपी का फैमिली है, एप का फैमिली है, उसी तरह से बिल्ली का फैमिली क्या है? टाइगर में आएगा। तो राइट आंसर टाइगर। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं, इसे करिए।